स्वागत है आपका आदरणीय यशवंत सिन्हा जी, नई परख के मंच पर एक बार फिर। देश की राजनीति आजकल जिस दिशा में जा रही है, उसमें विपक्षी पार्टियों के लिए संकट भी है और अवसर भी है। संकट इसलिए है कि विपक्षी दलों की जो एक बहुत प्रमुख शाखा थी, क्षेत्रीय शक्तियां, जो भारतीय जनता पार्टी को सारे देश में एक छत्र शासन करने से काफी हद तक रोके हुए थी, उनमें से बहुत सी क्षेत्रीय शक्तियों का पिछले चुनाव में पराभव हो गया है और वो काफी बुरी तरीके से चुनाव हार गई हैं। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी चुनाव हार गई, अपना खुद का चुनाव हार गई। तमिलनाडु में द्रमुक चुनाव हार गई, स्टालिन खुद भी चुनाव हार गए। हालांकि वहां भाजपा नहीं जीती, एक दूसरी नई उभरती हुई क्षेत्रीय शक्ति जीती, लेकिन द्रमुक एक जमी हुई क्षेत्रीय शक्ति थी। इससे पहले कांग्रेस ने आप देख सकते हैं कि तेलंगाना में वहां पर जो राष्ट्र समिति है, तेलंगाना राष्ट्र समिति है, उसको चुनाव में हरा दिया और काफी बुरी तरह चुनाव में हराया। उधर भारतीय जनता पार्टी ने उड़ीसा में बीजू जनता दल को चुनाव में हराकर बिल्कुल एकदम विपक्ष में बुरी तरीके से धकेल दिया और आजकल वो काफी कुछ मौन ही रहते हैं, वो लोग कोई ज्यादा सक्रिय नजर नहीं आते। तो इस प्रकार देश में 80 के दशक के बाद से विपक्ष की जो राजनीति बनी थी, एक बहुत बड़े परिवर्तन के दौर में पहुंच गई है विपक्ष की राजनीति। और भारतीय जनता पार्टी का ऊपर से देखने में लगता है कि उसका प्रभाव काफी बढ़ गया है भारतीय जनता पार्टी। ऐसी स्थिति में एक और देखने का दृष्टिकोण हो सकता है। मैं चाहता हूं कि मैं उस दृष्टिकोण को आपके सामने पेश करूं कि विपक्ष को जो संकट आया है, ऐसी संकट के साथ उसे एक बहुत ही जबरदस्त अवसर भी दिखाई पड़ रहा है, और वो अवसर दिखाई पड़ रहा है खासतौर से कांग्रेस पार्टी को। पहले होता ये था कि चूंकि कांग्रेस पार्टी केंद्र में सत्ता में नहीं थी और विपक्षी पार्टियां राज्यों में लगातार सत्ता में रहती थी, वो बड़े ताकतवर तरीके से सत्ता में रहती थी। कहा जाता था कि वो ही भारतीय जनता पार्टी और सांप्रदायिकता के खिलाफ एक नेशनल बुलवर्क का काम कर रही हैं, तो इस प्रकार की बात कही जाती थी। तो वो कांग्रेस और राहुल गांधी के खिलाफ राष्ट्रीय स्तर पर प्रतियोगिता करती हुई नजर आती थी। इंडिया गठबंधन की राजनीति में भी प्रतियोगिता करती हुई नजर आती थी, और आमतौर पर वो काफी राहुल गांधी और कांग्रेस की जो कोशिशें होती थी उनको कैंसिल आउट कर देती थी। उन कोशिशों को या तो प्रति संतुलित करके निष्प्रभावी कर देती थी, या कभी कभी कैंसिल आउट भी कर देती। जैसे नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन का संयोजक बनाने की जो कोशिशें थी, उन कोशिशों को नाकाम करने में ममता बनर्जी का, लालू यादव का, अरविंद केजरीवाल का, इन सबका हाथ था। ये कोई बात छिपी हुई नहीं है। और अगर वो उस वक्त उनको संयोजक बना दिया जाता तो हो सकता है कि आज जो परिस्थिति है उससे कुछ भिन्न परिस्थिति होती। मैं ये नहीं कहता कि बहुत ज्यादा भिन्न होती, लेकिन कुछ ना कुछ तो फर्क पड़ता ही परिस्थिति में। तो ये जो कांग्रेस के सामने एक अवसर है, और इसको राहुल गांधी उन अपने वक्तव्यों से लगता है कि वो कुछ समझ भी रहे हैं इस अवसर को। ये तो पहला पहलू है, मैं पहले सवाल के तौर पे आपके सामने पेश कर रहा हूं। इसके बाद में दूसरा सवाल आपके सामने पेश करूंगा। यशवंत जी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद दुबे जी। महत्वपूर्ण सवाल आपने उठाया। कैसे ममता हारी, कैसे भारतीय जनता पार्टी जीत, वो देश में एक विवाद विषय बना हुआ है। मैं मानता हूं कि ज्ञानेश कुमार के तो करे न केवल बंगाल में बल्कि सभी चुनाव में वो अत्यंत संदिग्ध रही है। मुझे लगता है कि इन लोगों ने बैठ के एक प्लान तैयार किया। लोकसभा चुनाव 2024 हारने के बाद, मैं हारना ही जनता पार्टी के 63 सीटें उसमें कम हो गई थी, 303 से 2040 पर आ गए थे। मुझे है कि इन्होंने SIR का बनाया कि SIR से उन सब लोगों का नाम काट दो, लोग लड़ते रहेंगे, चिल्लाते रहेंगे, बिगड़ते रहेंगे, तब तक बीच में हम लोग चुनाव जीत जाएंगे। तो मैं ये पॉइंट आपसे कह रहा हूं, विपक्षी दलों के सामने आज के दिन वो और ज्यादा गंभीर हो गई है, क्योंकि सामान्य चुनाव अब इस देश में हो ही नहीं रहे। तो अब दूसरी बात कि अगर आप नजर दौड़ाएं तो आप बिल्कुल सही फरमा रहे थे कि इस चुनाव की खास बात ये थी
कि इन्होंने इस चुनाव में गौरव गोगोई को असम में इन्होंने ठिकाने लगा दिया, ममता बनर्जी को बंगाल में ठिकाने लगा दिया, ये जो स्टालिन थे उनको तमिलनाडु में ठिकाने लगा दिया। जो एक तरह से पिलर्स थे, जो स्तंभ थे भाजपा विपक्ष के, उन सबको व्यक्तिगत रूप से गिरा दिया, इन द सेंस कि वो चुनाव भी आ गए। तो है आज के सामने वो सामान्य। और मैं एक बात आपसे और कहूं, नेता प्रतिपक्ष है लोकसभा में, कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है लोकसभा में, अब वो केरल में भी उसकी सरकार बन रही है, वहां पर भी उनकी सरकार है, हिमाचल में, तेलंगाना में। तो मैं ये कह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी के सामने ये चुनौती नहीं है कि उनका भूमिका होगी, उनकी भूमिका होगी क्योंकि सबसे बड़ी पार्टी वो है। सामने चुनौती दुबे जी ये है कि जहां सीधे भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच टक्कर होती है, 220 सीटें हैं ना जहां दोनों सामने हैं, उस सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को ये कैसे हराए। अगर पर ये भारतीय जनता हराते हैं, पार्टी फिर देश में शासन करने योग्य नंबर उसके पास नहीं। चुनौती ममता के सामने कम है, स्टालिन सामने कम है। आज के दिन भी मैं मानता हूं कि चुनाव सामने रही है और कांग्रेस की इन 220 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के सामने धाराशायी हो जाती है और इसलिए उसको परेशानी। भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला करना है तो विपक्षी दल सारे एक साथ आए, जरूर आए, और छोटी छोटी पर अड़े का काम नहीं करें, गठबंधन तोड़ने का काम नहीं करें। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जब बिहार थी मीटिंग इंडिया गठबंधन की, उस समय वो तैयार हो गए होते कि नीतीश बन जाए संयोजक इंडिया गठबंधन, तो बहुत अच्छी बात। किसको उससे खतरा पैदा हो रहा था? संयोजक इंडिया गठबंधन का है, वो मंत्रा दावेदार थोड़ी तय हो रहा कि किसी को उससे परेशानी हो रही थी। तो अच्छी दलों को त्याग करने के तैयार रहना पड़ेगा। देश के सामने जो राजनीतिक चुनौती आज के दिन है, अगर उसमें ये भावना उनके अंदर भाई हमको त्याग करना है, तब तक न विपक्षी एकता हो सकती है, न भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला हो सकता है। अच्छा, अब दूसरी जो संभावना बन रही है विपक्ष के सामने, उसको जरा हम लोगों को अर्थव्यवस्था की मौजूदा परिस्थिति के आईने में देखना होगा। आज की ही खबर है, सरकार का ही आंकड़ा है, जो भारत में थोक मूल्य सूचकांक है, यानी भारत की थोक की जो महंगाई है, वो महंगाई पिछले 42 महीनों में रिकॉर्ड तोड़कर सबसे ऊपर चली गई है। वो 8.3% थोक की महंगाई भारत में इस वक्त है। थोक की महंगाई जब इतनी होती है तो खुदरा की महंगाई जो होती है वो और भी ज्यादा होती है उसके मुकाबले। यानी इस वक्त भारत में हम तो कहते हैं कि महंगाई का बम फूटने वाला है, जब तेल के दाम बढ़ेंगे, पेट्रोलियम पदार्थों के दाम बढ़ेंगे तो महंगाई का बम फूटेगा। ये तो पहले ही फूट गया है। अब तो शायद ये एटम बम फूट गया है, इसके बाद हाइड्रोजन बम फूटेगा, पता नहीं क्या क्या फूटेगा। तो भारत अपने इतिहास में सबसे बड़ा महंगाई के दौर से गुजरने वाला है। और जब इतनी ज्यादा महंगाई आती है तो निश्चित रूप से उसके राजनीतिक फलितार्थ होते हैं और सत्ताधारी दलों के खिलाफ जाते हैं वो फलितार्थ। उससे सत्ताधारी दल को फायदा तो हो ही नहीं सकता है, होगा तो नुकसान ही होगा। कितना होगा, क्या होगा, कितना वो प्रबंधित करेगा, ये अलग बात है, लेकिन उसका निश्चित रूप से नुकसान होगा। तो विपक्ष को अपनी राजनीति करने के लिए एक पकी पकाई जमीन मिलती है ऐसे मौके पर, और वो जमीन खाड़ी युद्ध की वजह से और इस सरकार ने जो गलत आर्थिक प्रबंधन किया है, त्रुटिपूर्ण आर्थिक प्रबंधन किया है, मुगालते में रही है और पूरे देश को मुगालते में रखा है, उसकी वजह से भी ये होगा। अब आप तो
वित्त के मामलों पे आपकी पकड़ साफ है, आप इस देश की अर्थव्यवस्था का नेतृत्व कर चुके हैं, तो आप इस मामले में आपसे ज़्यादा और बेहतर कौन होगा इसके ऊपर प्रकाश डालने? आपने बिल्कुल सही फरमाया कि हुँ, थोक होलसेल प्राइस होते हैं वो जी। 8.3% पर चला गया। आज मैं जब हुँ, ये खबर मेरे पास आई हुँ, तो मैं गोदी मीडिया ही मीडिया देखने को और कोई है, मैंने सारे चैनल्स को हुँ, देखा, कोई इस खबर को नहीं हुँ, दिखा रहा है, हुँ, हुँ। कोई इसके सारे दबा के बैठे हुए हैं, एक क्योंकि चैनल सुना ने होगा कि वो संक्षिप्त इस खबर समाचारों में दिखाया है, को मत एक चैनल ने थोड़ा संक्षिप्त समाचारों में दिखाओ। दिखाया है। हुँ, अच्छा एक चैनल दिखाया ने है, केवल संक्षिप्त तो चलिए समाचारों में गनीमत दिखाया है। है। हुँ, और आपने ठीक ही कहा कि हुँ, अभी महंगाई का मुकाबला तो हमने करना शुरू नहीं किया है, क्योंकि हुँ, तेलों हुँ, चीजों की कीमतें बढ़ी, तेल की कीमतें में जो रिटेल प्राइस है प्रोडक्ट्स का, उसमें इजाफा भी हुआ ही नहीं है। हुँ, डीजल और पेट्रोल की कीमतें जो बढ़ेंगी और उसका जब हुँ, व्यापक कैस्केडिंग पड़ेगा अर्थव्यवस्था के ऊपर, तो महंगाई भागेगी। और न केवल इंडस्ट्रियल गुड्स सर्विसेज, बल्कि कृषि के ऊपर भी इसका असर पड़ने वाला है। जी। कृषि में फर्टिलाइजर का इस्तेमाल होता है, फर्टिलाइजर भी है और कीमतें भी ज्यादा होंगी। हुँ, दूसरी बात, बिजली का उपयोग होता है, बिजली की कीमतें भागेंगी। सरकार हुँ, हुँ, के पास बिना बेहिसाब घाटा बढ़ाए जी। कि वो सब्सिडाइज करें इनको, तो हुँ, इन कहना मुश्किल है। हुँ, लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहता हूं जी। कि महंगाई की मार पड़ेगी। सरकार तक अच्छे दिनों में चल रही थी, हुँ, सरकार के सामने 12 साल में कोई चुनौती नहीं आई। हुँ, एक आई थी, लेकिन कोविड को सब लोगों ने स्वीकार कर लिया, भाई ये तो एक क्या कहा जाए उसको कि नेचुरल और एक है। ऐसी आफत है मोदी इसकी जी ने ज़िम्मेदार कहा सरकार चुनौती नहीं है। है, ये हाँ, मैन मेड है। जी, ये जी, हाँ, जी, जी, ठीक कह रहे हैं आप। जी, बोलिए। तो मैं ये कह रहा हूं कि इसका सीधा हुँ, जाता है सरकार के ऊपर, हमने केंद्र सरकार की बहुत बड़ा विपक्षी दलों के लिए। हेलो। हाँ, बोलिए, 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 बीच में नेट की हाँ वजह से कुछ गड़बड़ हो जाता है। बोलिए आप। जी। हाँ, तो मैं ये कह रहा हूं कि विपक्षी दलों के लिए एक अवसर तो बहुत बड़ा मिल रहा है, जी। लेकिन विपक्षी दल क्या तैयार हैं इसका फायदा उठाने के लिए? मौके हुँ, इतने बड़े नहीं, पहले भी आए हैं, हुँ, लेकिन हम लोग उसका फायदा नहीं उठा पाए। और मैं मानता हूं हुँ, दुबे जी कि हुँ, इसका मुख्य कारण ये है कि एक हुँ, हिचकिचाहट है, एक रिलक्टेंस विपक्षी दलों के हुँ, स्वभाव में कि हम सड़क पर, भाई आप हुँ, सड़क पर क्यों नहीं उतरेंगे, आप मोर्चा क्यों हुँ, नहीं निकालेंगे, आप जेल भरो हुँ, आंदोलन क्यों नहीं चलाएंगे? हुँ, तो ये एक बात है कि विपक्षी दलों हुँ, के अप्रोच में है। हुँ, और जब तक उसके लिए तैयार नहीं, ये हुँ, महंगाई की मार आगे और हुँ, पड़ेगी, तो हुँ, बैठ के उनके ऊपर उनको विचार करना चाहिए कि भाई हम हुँ, लोगों को कैसे इसका मुकाबला करना है, क्या क्या हम आंदोलन का तरीका बनाएंगे इसके लिए, क्योंकि ये सरकार की टोटल फेलियर जा है। हुँ, तो इसलिए विपक्षी दलों के ऊपर एक अवसर है, हुँ, बट एक बड़ी जिम्मेदारी भी है। हुँ। निश्चित रूप से अब जैसे एक और पहलू है जो विपक्ष के लिए अ, अवसर मुहैया करा सकता है, वो पहलू है गवर्नेंस का सवाल। भाई सरकार में चुन के आता है कोई,
तो उससे उम्मीद की जाती है कि बुनियादी तौर पर अगर बहुत शानदार राम राज्य की स्थापना नहीं होगी, तब भी गवर्नेंस कुछ ना कुछ किसी हद तक तो दी जाएगी। अब धीरे-धीरे ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया है, हालांकि लंबे अरसे से इस प्रकार के बड़े उदाहरण मिल रहे थे कि मोदी सरकार का ध्यान गवर्नेंस के ऊपर, सुशासन देने पर बिल्कुल नहीं है। छोटे-छोटे, मामूली-मामूली से काम ऐसे कि भाई देश में जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, उनको आप दुरुस्त तरीके से करवा दें। यही तो बात है ना। ये तो इसके लिए आप ये डिमांड तो की नहीं जा रही है कि आप लोगों की पर कैपिटा इनकम बढ़ा के अमेरिका के बराबर कर दें। ये कोई मांग तो नहीं है। मांग तो ये है कि आप बच्चे जब डॉक्टरी की परीक्षा में बैठना चाहते हैं, इंजीनियरिंग की परीक्षा में बैठना चाहते हैं या और अन्य परीक्षाओं में बैठना चाहते हैं, तो आपने जो एक राष्ट्रीय व्यवस्था उसकी बनाई है, वो राष्ट्रीय व्यवस्था ठीक से, ईमानदारी से, पारदर्शिता के साथ में उनकी परीक्षा करवा दे। अब ये बार-बार उसके अंदर नाकाम होते हैं, बुरी तरीके से नाकाम होते हैं, किसी से कोई जवाब तलब नहीं होता। वो शिक्षा मंत्री 2024 में थे जब पिछली बार हुआ था, अभी वही शिक्षा मंत्री हैं, सब कुछ है, वो बिल्कुल किसी से कोई जवाब ना। मोदी जी धर्मेंद्र प्रधान से कुछ पूछते हैं, बीजेपी के अंदर तक ये सवाल उठ रहा है कि धर्मेंद्र प्रधान को कौन बचा रहा है। बीजेपी के अंदर पूछ रहे हैं कि भाई ये आदमी इतना इनकॉम्पिटेंट है, कोई काम ठीक से करता ही नहीं है। वास्तव में धर्मेंद्र प्रधान एक ऐसे मंत्री हैं, हालांकि मोदी सरकार में अक्षम मंत्रियों की लाइन लगी हुई है, एक अक्षमता के मामले में प्रतियोगिता है एक दूसरे से, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान का तो सबसे आगे है, उनका कोई जवाब ही नहीं है उनको धर्मेंद्र प्रधान का। लेकिन बाकायदा अपने मंत्री पद पर प्रतिष्ठित रहते हैं, लगता भी नहीं उनसे कभी कोई जवाब तलब हो रहा है, कोई बातचीत पूछी जा रही है। तो ऐसे में सरकार की पोल बहुत बुरी तरह खुल चुकी है गवर्नेंस के सवाल पर। भ्रष्टाचार बहुत है, उसको सब लोग कहने लगे। वो लोग जो मोदी सरकार के प्रशंसक थे, वो भी कह रहे हैं कि बहुत बड़े पैमाने पर इस सरकार में भ्रष्टाचार है। तो ऐसी स्थिति में एक और ये बहुत बड़ा पहलू है, इस विपक्ष, आप कुछ ऐसी तदबीरें बताइए जिस विपक्ष इस लाभ उठा सके। यशवंत जी। देखिए दुबे जी, आपने बहुत एक अच्छा प्रश्न उठाया है। नीट के एग्जामिनेशन का फेलियर हुआ है, वो सीधे केंद्र सरकार के ऊपर आता है और केंद्र के शिक्षा मंत्री जो हैं उसके लिए सीधे विपक्ष को कम से कम इस समय ये मांग करनी चाहिए, भाई आप शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगो, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा लो। और फिर बात वही आती है, आंदोलन छेड़ना पड़ेगा कि भाई आप शिक्षा मंत्री का ये नहीं लेंगे, किसी मंत्री का ये नहीं लेंगे इस्तीफा, क्योंकि सीधे गवर्नेंस के साथ जुड़ा हुआ है मोदी जी से। और मोदी जी की एक आदत है कि वो असफलता को कभी स्वीकार नहीं करते हैं। सफलताओं की एक सीढ़ी से दूसरी सीढ़ी चढ़ते चढ़ते चले गए हैं, कभी असफल उन्होंने अपने को महसूस किया ही नहीं। बड़ी असफलता है, लाखों स्टूडेंट्स का दांव लगा नीट में जो कुछ हुआ और दोबारा हुआ या शायद दोबारा हुआ, तो कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं, मंत्री को भी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, तो इसलिए वो नहीं लेंगे जिम्मेदारी। और दूसरी बात कि वो देशी जन समझते हैं, वो ये समझते हैं कि गोदी मीडिया के माध्यम से वो कर लेंगे, और बहुत दिनों तक उन्होंने मैनेज किया, आज के दिन भी बहुत मैनेज ही रहे हैं। जैसा अभी डिस्कस कर रहे थे कि महंगाई के जो दर है वो दे नहीं किसी चैनल ने, तो लोगों तक सच्चाई है वो पहुंचती नहीं है। और यहाँ पर भी विपक्ष का काम है कि वो सच्चाई को लेकर लोगों के पास जाए, लोगों के पास जाए। ये टीवी चैनल्स पर और दूसरे सोया की जो प्लेटफॉर्म, उन पर निर्भर नहीं करे, उन पर भी जो कुछ कर सकता है वो सीधे जब तक संपर्क नहीं स्थापित किया तब तक इसमें सफलता नहीं मिलेगी। नहीं, आप निश्चित रूप, ये बिल्कुल आपका कहना ठीक है कि कुछ ना कुछ तो पॉलिटिक्स का काम, पॉलिटिक्स का दूसरा नाम है एक्शन। पॉलिटिक्स केवल घर पे बैठकर समीक्षा करना, विश्लेषण करना तो हमारा काम है, हम समीक्षा और विश्लेषण करेंगे। लेकिन अगर आप एक्टिव पॉलिटिशियन हैं, आप सक्रिय राजनेता हैं, सत्ता के आप दावेदार हैं, इतनी ताकतवर पार्टी और विचारधारात्मक प्रपंच जो उसका है,
उससे उससे टक्कर ले रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो आपको और आपके कार्यकर्ताओं को सड़क पर उतरना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा, तभी जनता के साथ में जनता के बीच में आपकी आवाज पहुंचती है। और राहुल गांधी इस बात को अच्छी तरीके से जानते हैं। भाई, उन्होंने जो भारत जोड़ो यात्रा की, उससे उनको सर्वाधिक लाभ हुआ। अगर वो नहीं करते यात्रा, सड़क पे नहीं निकलते, घर पे बैठे रहते, तो क्या लाभ होता उनको? कुछ भी नहीं होता। इसके बाद उन्होंने और भी कुछ कई प्रयास किए हैं, मैं उन प्रयासों की सराहना करूंगा कि वो उन्होंने कुछ सक्रियता दिखाई है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन अभी भी मैं मानता हूं कि आप भी मानेंगे इस बात को कि वो सक्रियता इतनी होनी चाहिए, उतनी नहीं है। तो इसका तो मतलब ये हुआ कि सुझाव ये बनता है, इससे आपकी तरफ से मैं बोल रहा हूं, आप बताइए ठीक बात है कि नहीं, मैंने सही उसका सार पकड़ा है कि नहीं पकड़ा है, कि राहुल गांधी को चाहिए कि विपक्ष के जितने भी नेता हैं, चाहे वो चुनाव हार गए हों या नहीं हारे हों चुनाव, उन सबको एक मंच पे बैठाएं, बुलाएं और उनके सामने एक आंदोलनकारी संघर्ष का कार्यक्रम पेश करें कि भाई ये होना चाहिए। अब इस संघर्ष के कार्यक्रम को कैसे बढ़ाया जाए? यशवंत जी, मैं आपसे जी दुबे जी, मैं आपसे 100% हूं कि इस तरह का कार्यक्रम बनाना चाहिए और राहुल गांधी को इसमें लीड लेना चाहिए। अब मुझे पता नहीं कहीं उड़ती फिरती हमने कि राहुल गांधी विदेश चले गए, चले गए नहीं गए मुझे की जानकारी नहीं है। लेकिन अगर चले गए तो उनके ऊपर भी वही आरोप लगेगा जो प्रधानमंत्री मोदी को लग रहा है कि भाई देश की भाई कमर पड़े। तो वो संघर्ष करने के लिए कमर कसना तक पैदल चल दिया। संघर्ष का मतलब है मोर्चा खोलना, मुकाबला करना, जेल जाना, ये मतलब है। मैं तो आप जानते हैं दुबे जी, मैं तो एक IAS ऑफिसर था जी। जब राजनीति में आया तो एक बार मैं खुद जेल गया है, जिस पर संघर्ष करना पड़ा सड़क पर के, लाठियां चली हैं, रंगीन पानी में ऊपर फेंका गया है। ये सब संघर्ष करना पड़ता है राजनीति में। अगर आप संघर्ष सड़क नहीं करेंगे, आंदोलन नहीं करेंगे, तो फिर बात आगे नहीं बढ़ेगी। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। हम और आप दोनों ये उम्मीद करते हैं कि राहुल गांधी अगर भारत में हैं तो वो तुरंत सक्रिय हों, और अगर मान लीजिए विदेश चले गए हैं तो जल्दी से जल्दी वहां से लौट के आएं, अपनी यात्रा बीच में खत्म करें और आकर यहाँ पर सभी विपक्षी दलों को बुलाएं, क्योंकि अभी जमीन पक रही है और काफी संभावनाएं ऐसी हैं कि लोग विपक्ष की बात सुनेंगे, क्योंकि उनके ऊपर बड़ी आफत आने वाली है। अभी सरकार मुझे लगता है पेट्रोलियम पदार्थों के दाम तुरंत बढ़ाने वाली है, और थोड़ा बहुत दाम नहीं बढ़ेंगे, ये दाम बहुत ज्यादा बढ़ेंगे। तो ये जो थोक मूल्य सूचकांक है, ये और भी ज्यादा तेजी के साथ उछलेगा। अगर इस वक्त विपक्ष हस्तक्षेप करता है, कोई राष्ट्रीय योजना पेश करता है सरकार के खिलाफ संघर्ष करने की, तो निश्चित रूप से उसकी जमीन और ज्यादा पुख्ता होगी और आने वाले चुनावों में विपक्ष को बहुत लाभ हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद यशवंत जी, आपने अपने कीमती वक्त में से समय निकाला और कुछ क्षण नई परख के दर्शकों को दिए। परिस्थितियां बदल रही हैं, विपक्ष जैसे ही कोई नई पहलकदमी लेता है, हम लोग फिर से उसकी समीक्षा करेंगे और उसके ऊपर चर्चा करेंगे, और आप अपने अनुभव और अपनी योग्यता और विद्वत्ता से हम लोगों को दिशा देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।